जिस तरह से मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ, इतिहास पढ़ा रहा हूँ, उसकी कक्षाएं चल रही हैं, चलती रहेंगी। कुछ नई बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ। मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन ऑनलाइन क्लासेस लूँगा। ऑनलाइन कक्षाओं का मतलब ये होता है कि इधर मैं बोलता रहूँ और उधर आप वीडियो देखते रहें। उदाहरण के लिए, अगर मैं रात को 9 बजे वीडियो प्रारंभ करता हूँ, ऑनलाइन वीडियो रात के 9 बजे, तो आपको रात के 9 बजे ही वीडियो दिखने प्रारंभ कर देंगे। यानी उस वीडियो पे अगर आप कमेंट करते हैं तो कमेंट मुझे दिखाई देंगे, मैं आपके क्वेरी कमेंट्स को पढ़ सकता हूं और ऑनलाइन आपको उत्तर दे सकता हूं। आप समझ के मैं क्या कह रहा हूं? तो ये योजना इसलिए नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन वीडियो में मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा नहीं, वो पढ़ाने के लिए नहीं है। कोचिंग संस्थान इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वहां पे आप न केवल पढ़ते हैं बल्कि आपके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। संतुष्टि बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपकी संतुष्टि में एक कमी ये हो सकती है कि मैं पढ़ा तो रहा हूं लेकिन तत्काल ऑन द पॉइंट आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। अगर ऐसा हो गया तो मुझे लगता है कि आपकी जिज्ञासा को थोड़ा सा ज्यादा शांत कर सकूंगा, है ना? तो पहला ऑनलाइन वीडियो कल होगा रात को 10 बजे। समय को मैं आपकी सुविधा हिसाब से चेंज कर सकता हूं बाद में। पहले वीडियो में ये देखूंगा कि आपको सुविधा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात के 10 बजे ज़्यादातर लोग सो जा रहे हैं, तो मैं आपकी सुविधा के हिसाब से समय चेंज कर सकता हूँ। तो कल पहला ऑनलाइन वीडियो रात के 10 बजे होगा। रात 10 से 10:30 तक लगातार, यानी 10:30 तक मैं लगातार ऑनलाइन हूँगा और आपकी क्वेरी को पढ़ सकूँगा। आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर आपके जवाब दे सकूँगा। उस पर आपके प्रश्न कैसे होंगे? ज़्यादातर प्रश्न आपकी समस्याओं से संबंधित होने चाहिए, अध्ययन संबंधी समस्याओं से। जैसे कि कोई परीक्षा में कितने चरण होते हैं, है ना? फॉर्म कब आता है, प्रीलिम में कितने चरण होते हैं, मेंस में कितने चरण होते हैं, या और भी बहुत सी परेशानियां होती हैं लोगों की। आपके पास जो भी क्वेरी है, अगर उसका उत्तर देने लायक होगा तो मैं जरूर दूंगा। सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। आप वही प्रश्न करिएगा जो अध्ययन से रिलेटेड हो, वैसे उत्तर मैं जरूर दूंगा। अब ये नहीं कि आप उसमें कहें कि सर अपना फ़ोन नंबर दीजिए, तो मैं अपना फ़ोन नंबर इस तरह से देकर अपनी परेशानी नहीं बढ़ा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ़ोन नंबर देने का मतलब है कि मेरी एक दूसरी नौकरी लग जाएगी। कैसा? फ़ोन रिसीव करने वाला। तो फिर मैं सुबह से शाम तक फ़ोन रिसीव करूँगा, फिर पढ़ाऊँगा कब? फिर आप कहेंगे कि सर फ़ोन रिसीव करते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं हैं। तो पढ़ाना भी ज़रूरी है। मैं एक नौकरी करता हूँ, फ़ोन रिसीव करने से पहले सरकारी नौकरी वो भी करना है। तो फ़ोन नंबर सबको देने का मतलब है कि संभव ही नहीं है। हज़ारों लोगों में मोबाइल नंबर, आप ही के मोबाइल नंबर में हज़ारों लोगों में वितरित कर दें और आपको 1000 लोग कॉल करेंगे, आपको कैसा लगेगा बताइए? हो सकता है 1-2 दिन अच्छा लगे, आपको लगेगा कि वाह मैं कितना बड़ा स्टार हो गया हूँ, लेकिन वास्तव में ये सब चीज़ें परेशानी का सबब बन जाती हैं धीरे धीरे। तो ऑनलाइन रहूँगा, तो हफ्ते में रोज़ नहीं रहूँगा। मैं हर ऑनलाइन वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि अगली बार मैं कब ऑनलाइन दिखूंगा। इससे आप मेरे और नज़दीक आ सकते हैं। आप अपने कमरे में बैठकर मुझसे हर वो चीज़ जान सकते हैं जो अध्ययन से रिलेटेड है और पढ़ाई में बाधक बन रहा है। ओके, आइए आज की इस क्लास से स्टार्ट करते हैं। भारत में सिंचाई, हमने भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ाई, भारत में जल संसाधन पढ़ाया, जल संसाधन। अब सिंचाई पर फोकस करके पढ़ाता हूँ कि भारत में सिंचाई की क्या स्थिति है, सिंचाई के माध्यम कौन कौन से हैं। अभी तक तो आपने मुख्य रूप से बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखी, बांध देखे, बांध से निकलने वाली नहरें देखी। नहरों के विषय में अभी मैंने डिटेल में बताया नहीं है। तो सिंचाई के कई माध्यम हो सकते हैं, नहरें ही नहीं होती हैं, नलकूप होते हैं, कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, और भी कई माध्यम होते हैं। तो इसमें हम सिंचाई पर चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सिंचाई से ज़्यादातर सवाल आंकड़ों से आते हैं, है ना? उदाहरण के लिए तालाब सिंचाई में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है ना? सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस राज्य में पाया जाता है ना? नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र सबसे ज्यादा किस राज्य में है? सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? नहर से कि तालाब से कि नलकूप से कि कुएं से, है ना? बहुत तरह की आंकड़ेबाजी होती है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत भारत में सिंचित है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता क्या है? तो सिंचाई में ये सब चीजें हम जानते हैं। एक चीज और, सिंचाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें और जरूरी हैं। मान लेते हैं कुछ बात पड़ गई और मैं YouTube पे नहीं आ पा रहा हूं। मान लेते हैं
हर तरह की संभावना को ध्यान रखना चाहिए, हर तरह की आशंका से सजग रहना चाहिए। कोई ऐसी बात पड़ जाती है कि मैं यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा हूँ किसी कारणवश, तो कोई एक दूसरा माध्यम होना चाहिए कि नहीं कि आप मुझसे जुड़े रहें वहाँ पे भी। तो एक दूसरा माध्यम मुझे लगता है फेसबुक रहेगा। फेसबुक मुझे लगता है फेसबुक से परिचित होंगे और होंगे भी, आपका अकाउंट होगा फेसबुक पर, ज़्यादातर लोगों का होना चाहिए। तो इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन होता है, वीडियो के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में, वीडियो के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, तो लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड में, सॉरी, वीडियो के नीचे राइट साइड में डिस्क्रिप्शन ऑप्शन होता है, उसे क्लिक करना पड़ता है। उसे क्लिक करेंगे तो नीचे एक लिंक दिखाई देगा, उसमें मेरा फेसबुक का लिंक है। आप उसे क्लिक करके मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो करके मुझसे जुड़ सकते हैं, यानी जुड़ने का एक माध्यम मिल जाएगा कि अगर मैं किसी कारणवश से यहाँ नहीं आ पा रहा हूँ तो वहाँ पे सूचित कर सकूँ। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, कई बार मैं नहीं आ पाता हूँ 2 या 3 दिनों के लिए, तो बहुत से लोग कहते हैं सर कम से कम बता तो दिया करिए कि क्यों नहीं आ रहे हैं, कब आएंगे। तो ऐसी सूचनाओं को मैं फेसबुक पर शेयर करके बता सकता हूँ। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करिए, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर जाइए, वहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेजिएगा। अगर ऑप्शन दिखेगा फ्रेंड रिक्वेस्ट का तो मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड लिस्ट भरी हुई है तो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, संभव ही नहीं है। मैं एक्सेप्ट करूँगा फेल हो जाएगा। आप फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा, है ना। प्रोफाइल पे जाइए, फॉलो को क्लिक करिए, यानी अगर मैं कोई सूचना आपको देना चाहता हूँ तो वो आप तक बहुत ही आसानी से पहुँच जाएगी। उम्मीद है आप ऐसा कर लेंगे। ठीक है, आइए सिंचाई स्टार्ट करते हैं। आज़ादी के बाद से भारत में जो कुल सिंचित क्षेत्र है, देखिए खेती किसानी में सिंचाई का बहुत महत्व है। सिंचाई नहीं, खेती नहीं। भारत जब आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी समस्या खाद्यान्न की थी। खाद्यान्न थे नहीं भारत के पास, बाहर से मांगने पड़ते थे। खाद्यान्न भारत को बहुत ज़्यादा बाहर से आयात करने पड़ते थे। तो खाद्यान्नों को अगर बढ़ाना है तो सिंचाई बढ़ानी है। आपने पढ़ा होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना में ही भारत सरकार ने, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे फोकस थी? पहली वाली विशेष रूप से कृषि क्षेत्र पर फोकस थी। आपने पढ़ा होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना में कुछ बांध स्थापित किए गए। कौन से बांध थे? नाम बताइए, क्वेश्चन है आज का, कमेंट करिएगा। तो पहली सिंचाई जो पंचवर्षीय परियोजना थी वो सिंचाई पर फोकस थी। इससे हमें क्या समझ में आता है कि भारत को खाद्यान्न की जरूरत थी। तो सरकार के प्रयासों के चलते आज़ादी के 75-76 वर्षों में अब तक कुल सिंचित क्षेत्र 5 गुना ज्यादा बढ़ाया जा चुका है। 1947 से लेकर अब तक कुल सिंचित क्षेत्र में 5 गुना बढ़ोतरी हुई। ओके, अगला पॉइंट आप जानिए। लेकिन 2015 के आंकड़े कहते हैं कि अभी भी शुद्ध बोए गए क्षेत्र का मात्र 46% क्षेत्र ही सिंचित है। 2015 के आंकड़े कहते हैं कि अभी भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी जितना क्षेत्र बोया गया है उसका केवल 46% ही सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा चुका है। यानी शेष 54% क्षेत्रफल, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का शेष 54% जो क्षेत्रफल है वो अभी भी मानसूनी वर्षा की मेहरबानी पर निर्भर है। सुन लिया? जब हम कहते हैं कि 46% क्षेत्र पर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा चुका है, ये सिंचाई सुविधाएं क्या होती हैं? एक ऐसा साधन जिसके द्वारा किसान अपने खेत पर तब भी पानी पहुंचा सके जब वर्षा नहीं होती है। ऐसे साधन क्या है? बांध बनाकर नहरें निकाल लेना। दूसरा साधन क्या है? अगर उत्तर भारत का मैदान है तो कुएं खोद कर ट्यूबवेल लगा दो, मशीन लगा दो, टक 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 पानी 24 घंटे देगा, है ना, ट्यूबवेल लगा दो। या फिर दक्षिण भारत में क्या है? दक्षिण भारत में पठार है। पठार में कई थाला नुमा स्थलाकृतियां हैं, जिसे हम कटोरी नुमा स्थलाकृतियां कहते हैं। बरसात हुई, पानी भर गया बरसात का। जब बरसात नहीं होती यानी सूखे वाला मौसम होता है तो वो तालाब का पानी काम देगा। दक्षिण भारत में तालाब इसलिए महत्व है क्योंकि प्राकृतिक रूप से वहां पर कटोरी नुमा स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। चट्टान क्या है? धरातल कैसा है? चट्टानी, तो पानी रिस भी नहीं पाता है। चट्टानी धरातल पर तली में पानी रिसता भी नहीं है। जितना पानी है केवल वाष्पीकरण से थोड़ा बहुत कम हो जाता होगा, धूप लगती होगी, लेकिन तली में पानी नहीं रिस पाता। इसी कारण दक्षिण भारत में तालाबों में देर तक पानी रुका रहता है क्योंकि धरातल चट्टानी है। तो ये सब साधन क्या है? नहरें, नलकूप, तालाब सिंचाई के साधन है। तो भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के 46% भाग पर ही सिंचाई सुविधाओं का विस्तार अब तक किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य
भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य यूपी है। यूपी के बाद राजस्थान, पंजाब और आंध्र प्रदेश का स्थान है। आंकड़ों को याद करना बहुत ही जरूरी है। इसमें आंध्र प्रदेश को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चौथा स्थान आंध्र प्रदेश का है। यूपी के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का राज्य है। यूपी, राजस्थान, पंजाब उत्तर भारत का राज्य है, जबकि आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का राज्य है। आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर कैसे आ गया? दक्षिण भारत में तालाब सिंचाई का काफी महत्व है और तालाब सिंचाई में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। आगे आंकड़ों में आएगा ये। इसीलिए सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल के मामले में आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से देखें, कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से, तो देश का सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है। पंजाब का 97% हिस्सा सिंचित क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। पंजाब एक छोटा राज्य है, उत्तर प्रदेश की तुलना में पंजाब एक छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यूपी नंबर 1 है, क्योंकि यूपी एक बड़ा राज्य है। लेकिन अगर कुल क्षेत्रफल की प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सिंचित तो पंजाब नंबर 1 में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य। सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य महाराष्ट्र है, इसके बाद राजस्थान है। अगर ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप फटाक से राजस्थान पे टिक कर देंगे। यहाँ पे सावधान रहिएगा, सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान नहीं महाराष्ट्र है। राजस्थान दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र का बहुत ज्यादा हिस्सा वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ गया है, यानी पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व में, यानी पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढलान पर, है ना। अरब सागर शाखा आती है, पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढाल पर वर्षा, पश्चिमी ढाल पर वर्षा करती है और पूर्वी ढाल सूखा रह जाता है। आपने पढ़ाई सारी बातें। तो महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है एक बड़ा क्षेत्र है, वहां पर वर्षा नहीं होती क्योंकि वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसलिए वहां पर न तालाब है न कुएं खोदे जा सकते हैं, तालाब भी नहीं है, क्योंकि पानी नहीं बरसेगा तो तालाब कैसे रहेगा। दूसरी बात, पानी नहीं बरसता है तो कुएं भी नहीं खोदे जा सकते हैं, अंदर पानी नहीं पाया जाता है। तो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा क्षेत्र असिंचित क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, देश में कुल सिंचित क्षेत्र में अलग अलग साधनों का योगदान देख लेते हैं। भाई नहरें भी हैं, तालाब भी हैं, कुएं भी हैं। तो देश में कुल सिंचित क्षेत्रों में नहरों, कुओं, नलकूपों और तालाबों का योगदान देखते हैं। जानकर हैरानी हो सकती है कि सर्वाधिक योगदान नहरों का नहीं है। हालांकि उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भाग में नहरों का विस्तार किया गया है, लेकिन नहरों की मजबूरी है कि उन्हें नदियों से ही निकालना पड़ता है और बहुत दूर तक नहीं जा सकते। नदी में पानी की मात्रा पर ही निर्भर करता है कि नहरें निकालकर आप कितनी दूरी तक ले जाएंगे। अगर नदी में पानी की मात्रा अच्छी खासी नहीं है तो आप नहर निकालकर कितनी दूरी तक ले जा सकते हैं। जबकि नलकूप और कुआं क्या है, कहीं भी उसकी खुदाई कर दीजिए और एक मशीन पंप सेट स्थापित करिए और 24 घंटे पानी निकालते रहिए, है ना। तो नलकूप और कुओं के लिए, दूसरी बात, बांध भी वहीं बनाए जा सकते हैं जहां नदियां हैं। भाई बांधों से ही तो नहरें निकाली जाती हैं। अगर नदी वहां नहीं है तो आप बांध कैसे बना लेंगे। जबकि नलकूप आप कहीं भी लगा सकते हैं, कुआं खोदिए नलकूप लगा लीजिए। तो नलकूप एक विकेंद्रीकृत साधन है। इसके चलते देश में सिंचाई में नहरों से भी ज्यादा योगदान कुओं और नलकूपों का है। समझने वाली बात है। तो देश में कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों, कुओं, नलकूपों और तालाबों का योगदान देखते हैं। नलकूपों और कुओं द्वारा 97% क्षेत्रफल पर सिंचाई होती है। कुल सिंचित क्षेत्र की बात कर रहा हूं। कुल सिंचित क्षेत्र के 57% क्षेत्रफल सिंचाई होती है। नहरों द्वारा 32% क्षेत्रफल पर सिंचाई होती है और तालाबों द्वारा मात्र 6% क्षेत्र पर सिंचाई होती है। आप कहेंगे कि 46% ही सिंचित है, तो 57% कैसे हो गया। मैं 46% में से ही बात कर रहा हूँ। 46% जो देश का सिंचित है उसको अगर हम क्षेत्रफल में ले लें तो उसका 57% कुओं पंप सेटों द्वारा, 32% नहरों द्वारा और 6% तालाबों द्वारा। जोड़ेंगे तो 95% निकलेगा। फिर आप कहेंगे 5% का क्या हुआ। शेष जो 5% है वो अन्य साधनों द्वारा सिंचाई होती है। उनकी छोटे छोटे साधन है, जैसे कि ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई। राजस्थान में उनका बहुत ज्यादा विकास हुआ है, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई और कई माध्यम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, देश में चार नहर सिंचित राज्य, शीर्ष 4 नहर सिंचित राज्य, यानी नहरों के द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अव्वल है। तो शीर्ष 4 नहर सिंचित राज्य में नंबर 1 है यूपी। ठीक है।
बाकी के राज्य यहाँ पे लिखे हुए हैं। यानी शीर्ष नहर सिंचित राज्य यूपी, शीर्ष नलकूप सिंचित राज्य, इसमें भी यूपी नंबर 1 है। बाकी के 3, इसमें बाकी के 2 और इसमें बाकी के 3 नोट कर लीजिए। ध्यान देने की बात है कि मैंने लिखा कि शीर्ष 4 नहर सिंचित राज्य में पहला यूपी, दूसरा राजस्थान और तीसरा आंध्र प्रदेश है। जो दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश है, नहरी सिंचाई के मामले में देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आंध्र प्रदेश में नहरें खासकर गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्रों में खूब नहरें निकाली गई हैं। जो गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा वाला एरिया है, जो पूर्वी तट पर बसा हुआ क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, वहां पर आंध्र प्रदेश में नदियों से खूब नहरें निकाली गई हैं। यही कारण है कि नहरी सिंचाई के मामले में आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, नलकूप सिंचित यूपी, शीर्ष 2 तालाब सिंचित राज्य, ये आंकड़े बार बार पूछे गए हैं, आगे पूछे जाएंगे। शीर्ष 2 तालाब सिंचित राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आंध्र प्रदेश में होती है, इसके बाद तमिलनाडु में होती है। दक्षिण भारत में तालाब सिंचाई की परंपरा रही है प्राचीन काल से ही। दक्षिण भारत में प्राचीन काल से यहाँ लिखा है तालाब सिंचाई की परंपरा रही। इसका मुख्य कारण भौगोलिक है। दक्षिण भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत है, पठारी है। प्रायद्वीपीय जो तिकोना वाला भारत है वो क्या है, पठारी है। तो पठारी भारत यानी पथरीली भूमि होने के चलते वहां नहरों और कुओं की खुदाई आसान नहीं है। पठारी भारत में नहरों और कुओं की खुदाई आसान नहीं है, बहुत खर्चीली खुदाई होती है उनकी। दूसरी बात, अगर नहरें हम खोद भी देते हैं पठारी भारत में, तटों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अंदर का पठारी वाला चट्टानी हिस्सा जो है, वहां पे अगर आप नहरें खोद भी देते हैं तो सतह पर सूक्ष्म दरार पाए जाते हैं, जो कि अंदर तक चले गए हैं दरार। तो नहरों का पानी दरारों के माध्यम से होकर धीरे धीरे रिसता रहता है। नहरों में पानी वहां टिक नहीं पाता क्योंकि सतह पर दरारें पाई जाती हैं। दूसरी बात, कुओं का खोदना बहुत ही खर्चीला है क्योंकि कुएं और अधिक गहराई तक खोदना पड़ता है। तीसरी बात, नहरें अगर आप निकाल भी लें किसी तरह से तो फायदा क्या, क्योंकि दक्षिण भारत की नदियां ज्यादातर मौसमी हैं। मानसून काल में तो खूब पानी रहता है, मानसून काल बीतते ही पानी बहुत ही कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि धरातल चट्टानी है, मिट्टी पानी सोख नहीं पाती, सारा का सारा पानी चट्टानी संरचना पर बहकर चला जाता है नदियों में। जबकि उत्तर भारत में क्या है, नदियां मैदानी क्षेत्र से बह रही हैं, मिट्टी मुलायम है, पानी सोख कर रखती है, जिससे पानी जल्दी गायब नहीं हो पाता। जबकि दक्षिण भारत में क्या है, भूमि पथरीली होने के चलते सारा पानी बहुत स्पीड से बहकर चला जाता है बंगाल की खाड़ी में। तो जब वर्षा नहीं होती तो पानी बहुत घट जाता है। तो ऐसे कम पानी वाली नदी से नहरें निकालने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। तो ये सभी कारणों से दक्षिण भारत में तालाब द्वारा सिंचाई महत्वपूर्ण माना गया है। एक और कारण है, दक्षिण भारत में अनेक कटोरी नुमा स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। कटोरी मतलब कटोरी के आकार का नहीं, बहुत बड़ा बड़ा झील के आकार का एकदम बड़े बड़े थाले पाए जाते हैं। आप जाएंगे घूमने तो जो सिकंदराबाद है ना, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, हैदराबाद। हैदराबाद के बगल में एक रेलवे स्टेशन है, जैसे बनारस के बगल में मुगल सराय है। बनारस के बगल में मुख्य जंक्शन क्या है, मुगल सराय है। उसी तरह से मुगल सराय का विकास किस लिए हुआ है, रेलवे स्टेशन के चलते। उसी तरह से आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के 20-25 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद का महत्व उतना ही जितना मुगल सराय का है। वहां पर अगर रेलवे स्टेशन नहीं होता तो सिकंदराबाद का विकास नहीं होता। तो सिकंदराबाद जो है ऐसे ही थाले में बसा हुआ है, कटोरी नुमा स्थलाकृति में बसा हुआ है सिकंदराबाद। तो ऐसे थाले नुमा स्थलाकृतियों के चलते जब बरसात होती है तो उनमें जगह जगह खूब पानी भर जाता है। भूमि पथरीली है, पानी भूमि में रिसकर गायब नहीं हो पाता क्योंकि भूमि पथरीली है। लंबे समय तक उन तालाबों में पानी बना रहता है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में ऐसे कटोरी नुमा स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। इस कारण से भी दक्षिण भारत में तालाब सिंचाई की एक परंपरा हो गई है। तो समझ में आया? हम थोड़ी देर पहले बताया गया कि आंध्र प्रदेश तालाब सिंचाई में नंबर 1 है और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, योजना आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं को, देश में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा है। वृहद सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और लघु सिंचाई परियोजनाएं। वृहद सिंचाई परियोजनाओं में 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करने वाली परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। ऐसी सिंचाई परियोजनाएं
जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करती हैं उन्हें वृहद सिंचाई परियोजनाओं में शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए देश के सभी बड़े बांध, भाखड़ा नंगल बांध है ना, बगलिहार परियोजना है ना, टिहरी परियोजना, तो ये जो बड़ी बांध है, बड़े बांध, इनको हम बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में शामिल करते हैं। साथ ही बड़े बांध और उनसे निकाली गई बड़ी नहरें, जैसे इंदिरा गांधी नहर किस में आ जाएगी, वृहद सिंचाई परियोजना में आ जाएगी। शारदा नहर जो यूपी की है वो भी वृहद सिंचाई परियोजना में आ जाएगी। जो बड़े बांधों से निकाली गई बड़ी नहरें हैं वो वृहद सिंचाई परियोजना में आती हैं। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं 2,000 हेक्टेयर से अधिक और 10,000 हेक्टेयर से कम, ध्यान रखिएगा, 2,000 हेक्टेयर से अधिक और 10,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र को सिंचित करने वाली परियोजनाएं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में शामिल की जाती हैं। उदाहरण के लिए जो छोटी नहरें होती हैं उन्हें हम मध्यम सिंचाई परियोजना में शामिल करते हैं। अगर आपसे सवाल पूछूं कि 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने वाली परियोजना किस प्रकार की सिंचित परियोजना में शामिल की जाएगी, 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को, वो आपकी वृहद सिंचाई परियोजना में शामिल की जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा है 2,000 हेक्टेयर से अधिक और 10,000 हेक्टेयर से कम। 10,000 हेक्टेयर से कम है तब मध्यम है। अगर 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने वाली कोई परियोजना है तो चली जाएगी वृहद सिंचाई परियोजना में। थोड़ा सा इसे पढ़ते समय सावधानी बरतिएगा, कभी पूछा गया है। नेक्स्ट, लघु सिंचाई परियोजनाएं 2,000 हेक्टेयर या उससे कम। यहाँ क्या लिखा है, 2,000 हेक्टेयर से अधिक। मध्यम वाले लिखा है 2,000 हेक्टेयर से अधिक, लेकिन 2,000 हेक्टेयर या उससे कम क्षेत्र को सिंचित करने वाली परियोजना लघु सिंचाई परियोजना में शामिल की जाती है। लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत तालाब द्वारा सिंचाई, नलकूप यानी पंप सेट द्वारा सिंचाई, कुआं द्वारा सिंचाई है ना, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, इन सिंचाई प्रणालियों को लघु सिंचाई परियोजनाओं में शामिल किया जाता है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है, आप सोच रहे होंगे कि देश में सबसे ज्यादा सिंचाई वृहद सिंचाई परियोजना द्वारा होती है, यानी बड़े बांधों द्वारा होती है। आप ऐसा ही सोच रहे होंगे कि देश में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आते होंगे। नहीं, अगला फैक्ट लिखिए, देश में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं, यानी नलकूप, कुआं और तालाब द्वारा देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित हैं। समझ गए? ये हो गया भारत में सिंचाई। जो छोटे भटके हुए फैक्ट हैं मैंने बताया है कि जो मैं टेस्ट सीरीज आयोजित कर रहा हूँ, जल्दी उसमें तेजी लाऊंगा। बार बार मैं एक ही बात को दोहराना नहीं चाहूँगा, आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहूँगा। जल्दी तेजी लाऊंगा तो टेस्ट सीरीज को भी मैं तेज कर दूंगा। छूटे हुए फैक्ट किसी अध्याय के आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, इसलिए अभी टेस्ट सीरीज स्लो जरूर है, लेकिन आपके एग्जाम में भी तो टाइम है, लगे रहिए। मैं टेस्ट सीरीज जब शुरू करूंगा तो एक श्रृंखला के रूप में शुरू करूंगा, डेली का डेली जो छूटे हुए सभी फैक्ट हैं, किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र में, वो भी किताबों में है, वो भी और कहीं नोट्स में होंगे, वो भी सभी छूटे हुए फैक्ट्स में टेस्ट सीरीज में शामिल कर लूंगा। इससे भी पता चलेगा कि आप कितनी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो ठीक है, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें मेरा फेसबुक प्रोफाइल का लिंक है, वहाँ जाके आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।